एजेंडा है आज का कि पीवाईक्यू है। हर दूसरी जगह पे पीवाईक्यू के क्विज़ हो रहे हैं, करंट अफेयर हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज चूँकि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है और हज़ार कारण है उसके, तो उन तमाम वजहों से आप लोगों ने टेस्ट सीरीज भी बहुत सारी ज्वाइन करके रखी होगी। कुछ ने एक, कुछ ने दो, कुछ ने कई सारे। तो और किताबें भी आपके पास भरपूर होंगी, पीडीएफ्स बहुत सारे होंगे, तो उनको मैनेज कैसे करना है। वैसे तो इसका आंसर कोई एक नहीं होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल समझ मुझे लगती है, और मुझे इसलिए लगती है क्योंकि मेरे जीवन में समय की एक ठीक ठाक समस्या रही। तो प्रिपरेशन के दौरान ये लग्जरी नहीं था कि मैं बहुत कुछ पढ़ पाऊँ, और बहुत सारे लोगों के जीवन में ये तो लग्जरी होती भी नहीं है, और अगर टाइम बहुत होता भी है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल नहीं पाता। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी आपके पास दिन बचे हैं और जो रिसोर्सेस आपके पास, उन्हें कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से पढ़ना है। ये सब बताने के दौरान मुझे पता है कि अधिकांश लोग नहीं मानेंगे, दुल्हे मानता नहीं मानेंगे वो, ठीक। कुछ इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यार ये पता नहीं वर्क करेगा कि नहीं करेगा, कुछ इसलिए क्योंकि वो मानव स्वभाव होता है, मूल स्वभाव है विचलन का, तो डिविएशन होगा ही होगा। फिर भी अंत में ये ना लगे कि डॉक्टर ने दवा नहीं बताई थी, बताना पड़ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले बात पीवाईक्यू की कर लेते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी भी है और फिलहाल के लिए बहुत भ्रामक भी है। क्यों भ्रामक है? अब प्रूफ दिखाऊं, बहुत सारी चीज़ें करूँ, उससे समय खराब होगा। इसलिए भ्रामक है क्योंकि यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, आरओ हो गया, और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, हर किसी एग्ज़ाम्स की पीवाईक्यू उपलब्ध हैं, बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे कंपाइलेशन में, ठीक। तो अब समस्या इस बात की है कि आपको एक तरफ लगता है कि सारे पीवाईक्यू अगर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में उनके आने की संभावना होती है, रिपीट होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा लाभ मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान आप दो बातें, तीन बातें भूल जाते हैं। एक तो ये कि क्या एक्चुअली में सारे पीवाईक्यू वैसे रिपीट होते हैं। दूसरा, अगर आप पीवाईक्यू सिर्फ पढ़ लेंगे तो क्या आप एग्जाम में एग्जैक्टली कर पाएंगे। और तीसरा, क्या पैटर्न जिस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, क्या इस तरीके से पढ़ने से आपको एक्चुअली में कोई मदद मिलेगा। तो इसका जवाब ऐसे है कि कुछ विषय ऐसे हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आर्टिकल रिपीट होते हैं, पार्ट्स रिपीट होते हैं, शेड्यूल रिपीट होते हैं, वन लाइनर रिपीट होते हैं। मेरिट पे हम बात करेंगे, और इसका संस्थान से इसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल न्यूट्रल ये सलाह आपको दे रहा हूँ कि पॉलिटी के पीवाईक्यू बहुत अच्छी खासी संख्या में रिपीट होते हैं, उनको आप कर लीजिए, जो भी कंपाइलेशन आपको मिल जा रहा है, ठीक। अभी हम क्या दे रहे हैं वो बात बाद में कर लेंगे, ये इन जनरल ओपिनियन है, ठीक। हमारी जो रिसोर्सेस हैं आपके पास, वो चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे पीवाईक्यू का कंपाइलेशन हो, चाहे लेक्चर हो, चाहे बुकलेट हो अस्तित्व का, उनको कैसे मैनेज करना है वो हम बाद में बात करेंगे। अदरवाइज शुरुआत में वो बच्चे जो एडमित्रे के एनरोल्ड स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनको लगेगा कि भाई ये एक सामान्य सलाह नहीं थी, ये एक विशेष सलाह थी, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले हम बता रहे हैं पीवाईक्यू को कैसे करना है। तो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीधा सीधा आप देख लीजिए, वहाँ कोई समस्या नहीं। उसके साथ में अभी टेस्ट वगैरह कैसे मैनेज करना है करेंगे बात। रही बात इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी के जो पीवाईक्यू है वो रिपीट नहीं होता है, ठीक। क्यों नहीं रिपीट होता है? क्योंकि इकोनॉमी में अधिकांशतः जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं करंट अफेयर बेस्ड। वहाँ रिपीट होता है थीम, जैसे कि बजट के प्रश्न रिपीट हो गए, जैसे इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट है उनसे रिलेटेड कोई करंट अफेयर है वो रिपीट हो गया आपका। तो इकोनॉमी के पीवाई की सामान्यतः नहीं रिपीट होते हैं, स्टैटिक नहीं रिपीट होता है, यूपीएससी में भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है। यूपीएससी में क्या है कि वही जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर में जो कुछ भी चल रहा है, जैसे कि मान लो बॉन्ड पे, ट्रेजरीज पे, टी बिल्स पे, इन सब पे सवाल पूछता है यूपीएससी भर भर के। तो करंट अफेयर में जो भी चल रहा होगा, अगर शेयर मार्केट है, मान लो कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, जो भी चर्चा में है उस पर सवाल फ्रेम कर देता है। यूपीपीसीएस क्या करता है, कीवर्ड पे सवाल फ्रेम करता है, करंट अफेयर पे करता है, यूनियन और यूपी के बजट पे सवाल फ्रेम करता है। बहुत उसका सामान्य पैटर्न है, जो भी हम लोगों ने एमसीक्यूज बनाए और लेक्चर आपके लिए 5-6 जो बनाए इकोनॉमी के यूट्यूब पे पढ़ा है, उस दौरान हमने ठीक से समझाया। इसे पहले भी समझा था, बट फिलहाल फिर से गो थ्रू हो गए। तो ये हो गया इकोनॉमी हो गया, क्योंकि पीवाईक्यू में सारे विषय के अलग अलग पीवाईक्यू आते हैं ना, ऐसे पीवाईक्यू कोई अपने आप में सिर्फ पीवाईक्यू थोड़ी होता है। अब रही बात एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट में पहले भी कहा था कि जो कीवर्ड होते हैं
वो आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे उसने इकोलॉजिकल नीड की पूछा, उसने इंसिनरेशन पूछा, इस तरीके से की टर्म्स पूछता है। उसके लिए पीवाईक्यू में कुछ मिल भी सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता है। तो जो भी रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अपकमिंग एडमेट्रियाज एनवायरनमेंट क्लासेस, तो जो भी आपको रिसोर्स मिल रहा है एनवायरनमेंट से, वहाँ पे कोशिश कीजिए कि जो की टर्म्स हैं उनको आप ज़्यादा फोकस करें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, यूपी में क्या स्थिति है, फ्लोरा फौना क्या है, बजाय कि घुसने के कि इस वाले बायोस्फीयर रिजर्व में साउथ के कौन सी नदी बहती है और वहाँ के कौन सा फ्लोरा फौना पाया जाता है, वो सब नहीं, कौन सा इंडिजिनस है, कौन सा एंडेमिक है कि नहीं है, वो सब नहीं करना है। पीवाईक्यू वो देखने हैं जो की टर्म्स वाले हैं, पीवाईक्यू वो देखने हैं जो कॉन्सेप्ट वाले हैं। और उसके साथ साथ जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, कोई भी रिसोर्स जो आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी किताब है, कोई भी बुक है, हम क्या देंगे वो बात की बात है, या हम क्या दे रहे हो बात की बात है। इन जनरल ओपिनियन है, जो भी रिसोर्स आपके पास है, आप यूपीएससी की तैयारी करके आए हैं, आपके पास शंकर है या मान लो आपके पास कुछ और है, तो आपको करना क्या है कि उनके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सभी के डेफिनेशंस, उनके की कॉन्सेप्ट्स, उनके की टर्म्स, ये आपको देखने हैं। प्लस पीवाईक्यू में अगर ऐसा कुछ मिला है तो वो देख लेना है। करंट अफेयर वगैरह से तभी हेल्प मिलता है एनवायरनमेंट वाले टॉपिक पे यूपीपीसीएस में, जब बहुत मैक्रो लेवल पे कोई बात हो, जैसे कोई कानून बदला गया हो, जैसे चीता को लाया गया। अब ये नहीं पूछेगा कि भाई चीता और टाइगर एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, लायन और चीता एक साथ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, नहीं पूछेगा यूपीपीसीएस। वो सिंपली पूछेगा चीता को कहाँ रिलोकेट किया गया, चीता को कहाँ लाया गया, कहाँ से लाया गया। अभी चीता मर रहे हैं बहुत सारे, तो हो सकता है उनका सोर्स कंट्री पूछ ले, ठीक है ना। इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। जो पैटर्न है वो ऐसे ही चला आ रहा है और उसमें बदलाव देखा नहीं गया है। उनको असर्शन रीजनिंग के टाइप का पूछ सकता है, उनको क्रॉस मैच से पूछ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ये सही बात है कि मेडाइवल हिस्ट्री कैसा है, मेडाइवल हिस्ट्री कैसा है। आप वीडियो ऑफ कर लीजिए दिनेश जी। मेडाइवल हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें सवाल उठ पटांग थोड़े से पूछ लेते हैं। कई बार कुछ किताबें पूछ लेता है, कई बार कुछ लेखक के नाम पूछ लेता है, और वो आपको नहीं पता होता, और वो आपको पता हो भी नहीं सकता सारा, क्योंकि ये कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के अनुकूल भी नहीं है कि आप सब कुछ रटते बैठते। और किताब के लिए कोई 10 पेज की लिस्टिंग दे रहा है, 10 पेज का पीडीएफ दे रहा है और आपसे कह रहा है आप रट लो, यहीं से सब कुछ आएगा। क्यों रटना है भाई? एक प्रश्न किताब से पूछेगा, अगर पीवाईक्यू और सामान्य जो टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, सामान्य जो इतिहासकार हैं, सामान्य जो किताब लिखने वाले हैं, सामान्य जो यात्री हैं, अगर उससे आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। तो हाई यील्डिंग टॉपिक नहीं हुआ, वो ऐसा हुआ कि लोग प्रमोशन करेंगे अपनी कोचिंग का, फिर देखो मेरे यहाँ से आया। जो सब कर रहे हैं वही करना है। ये सब एक कंपेरेटिव गेम है। ये ऐसा नहीं कि निर्णायक विजेता आपको होना है, कि आपको 90% लाने, 98% लाने, ना, ऐसा है ही नहीं एग्जाम ना। तो मेडाइबल में जैसे आपको हमने बुकलेट दिया है, अब उस बुकलेट में आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है, वो बुकलेट खाली पढ़ लीजिए। अगर बाकी लोग कर पाएंगे, आप भी कर पाएंगे। बाकी लोग नहीं कर पाएंगे तो भी संभावना है आप कर पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ऊट पटांग पूछ लेगा तो कोई नहीं कर पाएगा। आपने पहले से कोई सोर्स फॉलो किया है, उतना ही कर लीजिए। प्लस जो पीवाईक्यू है मेडाइवल हिस्ट्री का, उसके रिपीट होने की संभावना होती है। स्पेशली जो वार्स हैं, वार बदले नहीं जा सकते, युद्ध बदले नहीं जा सकते। जो हो गया हो गया। युद्ध से सीख क्या ले रहे हो, दर्शन शास्त्रियों का विषय है, तुम्हारा काम नहीं है। युद्ध जो हुआ है वहीं रहेगा, चौसा का वार वहीं रहेगा। तो वो सब रिपीट होने की संभावना रहती है। कभी वो क्रॉस मैच करवा लेगा, कभी क्रोनोलॉजी लगवा लेगा, बाद में सारे सवाल बाद में लेंगे। कभी क्रोनोलॉजी लगवा लेगा, कभी क्रॉस मैच करवा लेगा, कभी वन लाइनर पूछ लेगा। पैटर्न अपना बदलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो तत्व है, फॉर्म बदलेगा, कंटेंट नहीं बदलेगा। तो कंटेंट वही रहेगा। इसलिए मेडाइवल हिस्ट्री के लिए मेरी सलाह है, पीवाईक्यू जैसे जैसे आया है वैसे वैसे देख लो, जहाँ से मिले वहाँ से देख लो, और जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हो, जो भी, उसे आप फॉलो करते रहिए। कहीं से कुछ नहीं फॉलो किया है और आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं अब तक है जिसमें आप हाईलाइट की हो या जिससे आप रिवीजन करते आ रहे हो, तो एडमेट्रिया की जो बुकलेट है मेडाइवल हिस्ट्री की, उससे आप कर सकते हो। ओनली देन जब आपने कुछ नहीं किया है। ठीक, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। रही बात एंशिएंट हिस्ट्री की, सेम गोज विथ एंशिएंट हिस्ट्री। कुछ अलग सलाह नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी वही सलाह है, क्योंकि दोनों की प्रकृति जो है मोर और लेस सेम। अब रही बात मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने की उनके पास गुंजाइश होती है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत कुछ थीम्स हैं, डाइवर्स थीम्स हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। उसमें क्रांति भी है, उसमें आंदोलन भी है, उसमें विमेन भी हैं, उसमें रिवोल्ट भी है, उसमें पॉलिसीज भी है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट भी हैं, उसमें
मतलब ब्रिटिश के टाइम पे, उसमें ब्रिटिश के अपने समय की कुछ थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी भी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें, पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़े से एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो उसके लिए मेरी सलाह है, व्यक्तिगत तौर पर आप क्या करोगे क्या नहीं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। क्या करो, आप तक कुछ नहीं अगर पढ़ा है, कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है, तो आपके पास दो चॉइसेस, या तो फिर सेलेक्टिव स्पेक्ट्रम पढ़ लो जो आप पढ़ नहीं पाओगे, जो कि बहुत भारी भरकम हो जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। हमारी बुकलेट 1-2 दिन में जो अपलोड हो जाएगी, हम कहोगे तो उसको वैसे ही उपलब्ध करा देंगे चैनल पे, उसे आप पढ़ लीजिए। या फिर अगर वो नहीं पढ़ना चाहते, तुमको लगता है प्रमोशन कर रहा है, तो कोई बात नहीं। स्पेक्ट्रम में एक जो लेक्चर की सीरीज मैंने लास्ट ईयर चलाई थी, उसमें हाईलाइट करके रखा था, तो उसको ध्यान से पढ़िए, एक बार उसको समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, थोड़ा सा फैक्ट होगा, प्लस उसकी जो समरी है उसे भी एक बार देखिए। समरी इसलिए ताकि क्रोनोलॉजी उससे डेवलप हो जाए। और समरी के लिए क्या करो, 2 घंटे का ही खाली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, पूरी समरी उसमें कराती है, तो उससे क्रोनोलॉजी डेवलप हो जाएगा, उससे फैक्ट डेवलप हो जाएगा, और एक बार किताब पढ़ने से रेफरेंस समझ में आ जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है। जैसे कि आपको पता होगा 2 साल पहले, 3 साल पहले उसने एक सवाल पूछा था, कुछ मद्रास ट्रीटी हुआ था कुछ अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में, कि इसमें अंग्रेजों ने सारा जो है जीता हुआ भाग वापस कर दिया था, ऐसा कुछ था। तो अगर उसको ठीक से आपने नहीं पढ़ा होता तो नहीं कर पाते वो सवाल। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा डीपर अंडरस्टैंडिंग की डिमांड रखता है, इसलिए मेरी सलाह है व्यक्तिगत तौर पर, अगर आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ सकते हो 2 दिन में, 3 दिन में, तो एक बार देख लीजिए। अगर अब तक नहीं पढ़ा है, पहले से पढ़ा हुआ है, हाईलाइटेड है, तो आप एक बार दोबारा उसको गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद रही बात फैक्ट्स वगैरह वगैरह की, वन लाइनर की, तो उसको चाहे आप हमारी बुकलेट से कर लो, अस्तित्व के, एडमित्रिया के, या फिर कोई और आपके पास संसाधन है वहाँ से कर लो, कोई समस्या नहीं। लेकिन PYQ सीधे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री में कम रिपीट होंगे, थोड़ी डीपर अंडरस्टैंडिंग की डिमांड है, इसलिए उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मिडियम हिस्ट्री में ठीक ठाक PYQ रिपीट होते हैं, इसलिए PYQ कर लीजिए। वन लाइनर जहाँ से मिले वहाँ से कर लीजिए, लिस्टिंग जहाँ से मिले वहाँ से कर लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री में यही कीजिए। इकोनॉमी में कोई PYQ हेल्प नहीं करेगा, मतलब 1-8% हेल्प कर दिया तो उसमें नगाड़ा नहीं बजाना है। उसमें करंट अफेयर, बजट, आपको जो 5 लेक्चर अपलोड कर दिया, एक और आ जाएगा, वो कर लीजिए, और जो क्वेश्चन कंपाइलेशन मिलेगा करंट अफेयर वगैरह का इकोनॉमी पे, वो कर लीजिए। अलग से PYQ नहीं करना है, अलग से उसके लिए कोई किताब नहीं पढ़नी, प्लीज़ नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है, ठीक। और पॉलिटी के लिए आपको बताया, पॉलिटी की जो PYQ हैं, वन लाइनर जो भी जैसे भी हैं, उनको सबको देख लीजिए, प्लस हमारी बुकलेट से कर लीजिए, जहाँ से करना है वहाँ से कर लीजिए। लेकिन पॉलिटी की औकात सिर्फ 1 दिन की है, पॉलिटी के लिए 1 दिन से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा पिछले साल 2-3 घंटे ही खाली पॉलिटी के लेक्चर थे, इस बार हमने कुछ 10 लेक्चर कराए। उनको अगर आप ठीक से स्पीड में देखोगे तो 1.5 में 6-7 घंटे में हो जाएगा। अगर 6-7 घंटे में वो पॉलिटी के आप लेक्चर्स देख लेते हैं, या आप बुकलेट भी पढ़ लेते हैं, उससे बाहर नहीं आता है। इतने सीधे सीधे सवाल होते हैं, इतने सामान्य सवाल होते हैं, नहीं आएगा। तो प्लीज़ 1000 सोर्स नहीं फॉलो करना है, पॉलिटी की सिंपल PYQ देखनी है, पॉलिटी का सिंपल या हमारा लेक्चर देख लीजिए, या कहीं से भी आपके 2-4 घंटे की जो भी वीडियो है वो देख लीजिए। कोई छोटा कंपाइलेशन आपके पास पहले से है, लिस्टिंग आपके पास पहले से, तो वो कर लीजिए, या आप हमारी ही बुकलेट से कर लीजिए। लेकिन इन सबको करने में आपको मैक्सिमम 2 दिन जाएंगे, 1 दिन लेक्चर और अंडरस्टैंडिंग में, 1 दिन पढ़ने में। पॉलिटी की औकात 2 दिन ही है, ठीक है। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए PYQ प्लस लिस्टिंग, या जो भी आपके पास ऑनलाइन और फैक्ट वगैरह है वो करना है। कोई डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है मेडिएवल हिस्ट्री में, ना ही एंशिएंट हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में डीपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, इसलिए रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, या तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, या हमारी बुकलेट पढ़ लीजिए। आपके पास कोई और रिसोर्स है तो वो पढ़ लीजिए, मैं उसके लिए आपको फ्रीडम दे रहा हूँ। लेकिन नया कुछ मत पढ़िए, नया पढ़ना ही है तो छोटा पढ़िए, जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट हो, थोड़ा सा फैक्ट हो, ठीक है। और टेस्ट वगैरह पे भी बाद में आते हैं, पहले हम PYQ और पढ़ना क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अब रही बात और क्या बचा विषयों में, हिस्ट्री, हाँ, ज्योग्राफी की। जो बात आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए समझ पा रहे हैं वही बात ज्योग्राफी के लिए है। ज्योग्राफी में जो फैक्ट है ना, वो तो पूछता ही पूछता है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देते हैं। अब इस पर प्रॉपर एनालिसिस की जा सकती है, क्योंकि PYQ वगैरह हमने सेग्रीगेट किया है कि क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट करेगा। क्वेश्चन कैसे रिपीट करेगा, जैसे कि लेक हो गया, जैसे कि हिल हो गया, जैसे कि कोई और लैंडस्केप हो गया, इन सभी चीज़ों पे फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो रिपीट करता है। उसका प्रकृति है, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी में। ट्राइब हो गया, ये सब रिपीट करेगा। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल देखे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए मेरी सलाह है व्यक्तिगत तौर पर, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी के लिए, कोई भी रेफरेंस बुक जो आपने पढ़ा हुआ है एक बार और रिवाइज कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन लगेगा। नहीं पढ़ा है तो हमारी बुकलेट रिवाइज कीजिए जो आने वाली है, 7-8 दिन में मिलेगी। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो ज्योग्राफी के लेक्चर्स देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए या हमारा देख लीजिए। लेकिन 3 दिन दीजिए ज्योग्राफी के लिए, 3 दिन से ज़्यादा मत दीजिए। ज्योग्राफी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसलिए सिर्फ PYQ से काम नहीं चलेगा। और PYQ में भी रटना नहीं है,
बता रहा हूँ पीवाईक्यू में किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी तक जो बताया वो ऐसे पीवाईक्यू थे जिनको सीधा सीधा देख लोगे तो काम चल जाएगा। वो पीवाईक्यू थे पॉलिटी के, वो पीवाईक्यू थे मेडाइवल हिस्ट्री के, वो पीवाईक्यू थे एंशिएंट हिस्ट्री के। जिन पीवाईक्यूज को अलग दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है वो आपको भी बताने जा रहा हूँ। ज्योग्राफी हो गया, और क्या बचा है इसके अलावा? कोर टॉपिक्स आई थिंक सब्जेक्ट हो गए। अभी तो कुछ बचा नहीं विषयों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर एक सेपरेट। हाँ हाँ, साइंस के बारे में कुछ नहीं कहना, पीवाईक्यू रटो जिंदाबाद बस। बुकलेट आपने देखा होगा, बहुत शानदार है, लेकिन बुकलेट का प्रमोशन नहीं करूंगा आज। बुकलेट आपने जिन्होंने भी देखा होगा बहुत ही शानदार बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा हूँ बायोलॉजी में लगभग 90% से ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ 100% पीवाईक्यू ही रिपीट होता है। एनवायरमेंट हो गया, पीवाईक्यू ही रिपीट होता है। और केमिस्ट्री फिजिक्स में उतने सवाल आते नहीं, उनका भी पीवाईक्यू कर लीजिए। साइंस के लिए पीवाईक्यू से ज़्यादा नहीं करना है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं है उसका, पूरी लूसेंट नहीं पढ़नी है, पूरा किताब नहीं पढ़ना है। आप देखो ना, मैच करके देखो, बायोलॉजी में हर साल वही विटामिन पूछता है, वही बीमारी पूछता है, वही रोग पूछता है, वही कौन सा संस्थान कहाँ पे अवेलेबल है वही पूछता है, कुछ भी अलग से नहीं पूछता। टेक्नोलॉजी के नाम पे करंट अफेयर में पूछता है, कोई सैटेलाइट लॉन्च हो गया, कोई मिशन चला गया, एक्सजीएम मिशन अभी है, जैसे शुभांशु गए थे, तो उन सब पे पूछेगा, टेक्नोलॉजी का पार्ट है और वो करंट अफेयर के हिस्से में कवर होता है। उसके लिए साइंस में माथा पच्ची नहीं करना है। साइंस के लिए मेरी विनम्र सलाह है, सिर्फ पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू, कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। थोड़ा पढ़ना भी चाहते हो तो ऐसा कंटेंट पढ़ो जिसमें पीवाईक्यू के माध्यम से आपको बहुत शॉर्ट में कोई बुकलेट दी गई है। उसके लिए आप जो, अगर हमारे एग्जिस्टिंग विद्यार्थी हैं तो आपको मिल गया होगा, अपलोड हो गया ना, बायोलॉजी अपलोड हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अपलोड हो गई ना। हाँ, तो वहाँ से आप कर लीजिए, वहाँ से कर लीजिए, ठीक है ना। ऑलरेडी उस पर लेक्चर लिया है मैडम ने, लेकिन अगर आपको समय नहीं तो लेक्चर मत देखो, बुकलेट देख लो खाली। टेस्ट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ फ्रेश मिल जाएंगे और बाकी पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो जिसमें पीवाईक्यू से काम चल जा रहा है उसके लिए अलग से क्यों किताब पढ़नी है भाई? नहीं पढ़ना है ना, डॉक्टर थोड़े बनना है आपको। ये होगी पीवाईक्यू की बात। अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं हार्श होने वाला हूँ और बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। क्या है ना मेरे भाई कि सस्ती चीज़ों की कदर नहीं होती दुनिया में, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि इसीलिए सस्ता एजुकेशन हजम नहीं होता है, ठीक। तो उसके लिए बहुत गंदी गंदी कहावतें हैं, लेकिन वो सब नहीं बोलूँगा। तो तुमको मतलब जो भी ये वीडियो सुन रहा है और जो टेस्ट में एनरोल्ड है, तुमको अगर टेस्ट की कीमत नहीं समझ पे आ रही है, हमारा जो अस्तित्व का टेस्ट है जो एडमित्रे करवा रहा है, तो तुमको जहाँ से करना है वहाँ से कर लो, लेकिन एक जगह से करो। तुमको एक जगह फ्री मिल गया, दूसरी जगह 500 में मिल गया, तीसरी जगह 400 में मिल गया, दूसरी जगह आईडी पासवर्ड से मिल गया, पांचवीं जगह पीडीएफ से मिल गया ना, तो रायता मत चाटो हर जगह। ये मत करो। क्यों कह रहा हूँ ये पता है? शुरुआत में ये बात नहीं कह रहा था कि लोगों को लगता गुस्से में है, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, अपनी तारीफ नहीं करना है अभी, अपनी तारीफ नहीं, अभी रियलिटी चेक का मामला है। इसलिए कह रहा हूँ कि हर गली मोहल्ले में हर दूसरा कोचिंग क्या कर रहा है, इतने रुपए में इतने नंबर ऑफ टेस्ट दे रहा है। और जनरली जो ट्रेंड देखा है, जो टीम ने सर्वे किया, उस हिसाब से 500 रुपये से लगा करके, उसमें एक नया टर्म उनका है, मतलब टीम को बोला है कभी भी किसी भी चीज़ का आप जो भी करोगे उसमें 999 इस टाइप की चीज़ें मत करो। फिर भी वो कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही बोगस, बहुत ही बेहुदा लगता है। 99, 999, 49, 49, ये सब क्या है? मतलब 20 साल पहले का मार्केटिंग स्ट्रेटजी था। तो 299, 399, 499 से लगा करके 1599 तक क्या करते हैं लोग? 5 टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, 10 टेस्ट, 15 टेस्ट ऐसे दे रहे हैं। मतलब रेंज क्या है? 5 टेस्ट से लगा करके 15 टेस्ट तक। दिस इज द प्रोपेगेंडा। टेस्ट सबसे बड़ा फ्रॉड यहीं पे होता है। क्यों होता है फ्रॉड भाई? 10 टेस्ट में ऐसा वो आपको क्या दे देंगे जिससे आपका भला हो जाएगा? मुझे सिंपल सी बात है, उस 10 टेस्ट की सार्थकता क्या है? फुल लेंथ टेस्ट यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में इस उद्देश्य को सार्थक बनाता है कि इससे आपका स्पीड मैनेज हो सके, इससे आपको पता चल सके कि आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्पीड और एक्यूरेसी को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। फुल लेंथ टेस्ट से लर्निंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो क्या करेंगे, एक तो उनके टेस्ट की क्वालिटी क्या होगी भगवान जाने। अगर मान लो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी है भी, बहुत महान क्वालिटी है भी, तो उससे सिलेबस कवर करने की बजाय 20 क्वेश्चन यहाँ से उठाया, 30 क्वेश्चन यहाँ से उठाया, 20 पीवाईक्यू ये उठाया, 10 करंट अफेयर ये उठाया और उठा करके डाल करके एक टेस्ट बना दिया। समस्या ये है, ना तो आपको ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि हमारा सिलेबस कवर हो गया, ना ही उससे बहुत ज़्यादा लार्जर पर्सपेक्टिव में लर्निंग हो पाएगी, ना ही उस टेस्ट सीरीज से आपका कोई एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ पाएगा। तो वो टेस्ट सीरीज जो 10 टेस्ट सीरीज, 12 टेस्ट सीरीज, 15 टेस्ट सीरीज का मार्केट में जो चल रहा है बवाल, अगर कोशिश कर सकते हो तो मत दो।
अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ दो वहाँ दो, अगर कोशिश कर सकते हो मत दो, टेस्ट वहाँ दो, मेरी प्रेफरेंस है। मुझे बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़े है कि जो एक प्रयास हम कर रहे हैं वही प्रयास मौलिक है, ऐसा तो होता नहीं। कोशिश करो अगर कर सकते हो तो, कि फुल लेंथ टेस्ट अंत में या कभी कभी हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस के लिए रखो। बाकी जो सिलेबस के टॉपिक वाइज के टेस्ट हैं उनको प्रैक्टिस करो। जैसे मान लो सपोज कि जो हम टेस्ट करवा रहे हैं आपको 77 टेस्ट दे रहे हैं, ये 77 टेस्ट कैसे हैं, हर विषय के हर टॉपिक पे हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। और जब हम हर टॉपिक को हम ले रहे हैं तो उसका कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट नहीं, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो गैप एरियाज हो, चाहे कोई कोर कॉन्सेप्ट हो, जिसको हम क्वेश्चन में ना शामिल करें। तो जब आप रोज हर टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिसमें पीवाईक्यू का भी इंक्लूजन होगा, जिसमें नए सवाल भी होंगे, जिसमें करंट अफेयर भी होंगे, तब आपका सिलेबस ज़्यादा पूरा होगा, तब आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा, तब आपकी लर्निंग ज़्यादा बढ़ेगी। या तब आप जब आप 10 टेस्ट सॉल्व कर लोगे, 12 टेस्ट सॉल्व कर लोगे, तो 4 दिन बाद ये नहीं पता होगा कौन सा टॉपिक कवर हुआ, कौन सा नहीं कवर हुआ, कहाँ पे रह गए कमज़ोर आप, कहाँ पे गैप रह गया, कहाँ पे पूरा हो गया, कहाँ और पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। क्या इस बात का पता चल पाएगा आपको? फुल लेंथ टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए, आपके टाइम और एक्यूरेसी की मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे आप एग्जाम में बहुत इफेक्टिव हो पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अधिकतर लोगों का अनुभव है अपना। तो जिन लोगों के द्वारा, जिन भी संस्थानों के द्वारा टॉपिक वाइज टेस्ट करवाया जा रहा हो, गुणवत्ता फिर बात की बात है, दो अलग अलग चीज़ें। पहले तो है स्ट्रक्चर, मॉडस ऑपरेंडी, दूसरा है क्वालिटी। क्वालिटी की बात अलग है, तो सब्जेक्टिव मामला है, लेकिन कम से कम जो स्ट्रक्चर है, जो व्यक्ति टॉपिक वाइज टेस्ट करवा रहा हो, मैं आपको विनम्र निवेदन करूंगा आप वो ज़्यादा कीजिए, बजाय कि जो व्यक्ति आपको 10 टेस्ट, 12 टेस्ट, 15 टेस्ट करवा रहा हो। और इसके पीछे कारण बहुत साफ है। 10, 12, 15 टेस्ट करवाने में उनको तकलीफ कम होती है, क्योंकि 4 लोग बैठे, टेस्ट फ्रेम किया, आपको दे दिया पीडीएफ, उनका भी टेंशन नहीं, आपको दे दिया, भाड़ में जाओ। जब रोज टेस्ट बनाना होगा, हर टॉपिक पे बनाना होगा, तब उस हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लगेंगे, प्रॉपर उसको क्यूरेट किया जाएगा क्वेश्चन को, 50 झमेले होंगे, रोज वो सो नहीं पाएंगे, उनकी टेंशन रहेगी जब तक वो चलेगा। और ये सब चलेगा 70-75 दिन, क्योंकि लगभग 70-75 टॉपिक्स अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। तो वो समस्या और वो चुनौती बड़ी होगी उनके लिए, इसलिए टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं कराते हैं लोग, क्योंकि उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम, और ऊपर से मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना है, मार्केट में कॉम्पिटिटिव भी होना है, क्योंकि भाई सस्ते में देना है, नहीं तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, तो फिर वहाँ पे उनको फ़ायदा दिखेगा नहीं। तो आपसे निवेदन है कि आप क्या करो, कहीं भी किसी भी जगह, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन पे बात करेंगे, किसी भी जगह सेक्शनल टेस्ट्स, और वो सेक्शनल टेस्ट ऐसे नहीं कि 15 सेक्शनल टेस्ट, 20 सेक्शनल टेस्ट, वैसे नहीं है, हर टॉपिक पे टेस्ट। जो टॉपिक आपका बहुत मजबूत है, मत दो टेस्ट, उसका क्या दिक्कत है, या जल्दी दे दो, उसका क्या दिक्कत है। जैसे मेरा एनवायरनमेंट बहुत मजबूत था, इकोनॉमी बहुत मजबूत था, तो जब मैं उस पर टॉपिक वाइज टेस्ट करता था, सेक्शनल टेस्ट करता था किसी भी कोचिंग का यूपीएससी के लिए, तो मान लो 2 घंटे बाकी टेस्ट में लगाता था, तो इसको मैं 50 मिनट में निपटा देता था, पता लगता 83 सही है, 90 सही है, तो अच्छा ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन 50 मिनट दे दिया। तो क्या होता था कि 10 क्वेश्चन तो गलत हो गए, तो वो 10 क्वेश्चन एक तो देख लेता था, ऊपर से जो 90 क्वेश्चन थे वो मेरे रिवाइज हो जाते थे, समय कम लगता था, 2 घंटे नहीं माथा बच्चे उसमें करता था। तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट ही दीजिए, ऐसा मैं कहूँगा। जो टॉपिक आपका, जो सिलेबस का विषय वस्तु आपका बहुत मजबूत है, कोई बात नहीं, उसको जल्दी से निपटा दीजिए, और उसको जहाँ जहाँ गलती हो उसको नोट कर लीजिए, दोबारा मत देखिए आप। जहाँ पे आपको ज़्यादा तकलीफ, उसको 2 बार टेस्ट दे दीजिए। जिन प्रश्नों में आप गलत कर रहे हैं उनको ज़्यादा गंभीरता से आप देखिए। तो ये टेस्ट को लेकर के पहली मेरी गंभीरतापूर्ण सलाह है। अब रही बात क्वालिटी की, तो मेरा अपना तरीका है और उनका और तरीका होगा। मेरा अपना तरीका ये है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो तो उसके बाद बच्चों को पीवाईक्यू ना करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि कमेंट बॉक्स में सवाल था कि आपका टेस्ट लगाने के बाद क्या पीवाईक्यू अलग से देखना ज़रूरी है, ये सवाल था, और बहुतों के मन में सवाल होगा। तो जवाब उसका ऐसे है कि अगर आप एडमित्रे के अस्तित्व का टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको अलग से पीवाईक्यू नहीं करना है, क्योंकि आप हमारे टेस्ट को देखोगे तो हम क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक है, जैसे मान लो एनवायरनमेंट में कोई पहला टॉपिक है, एनवायरनमेंट हुआ नहीं है, इकोनॉमी हुआ है, पॉलिटी हुआ है, हिस्ट्री हो रहा है, तो मान लो हिस्ट्री का कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो उसका सब टॉपिक है हम देखते हैं उस पर कौन कौन सी पीवाईक्यू आए हुई है। तो पहले सभी पीवाईक्यू को एक साथ रखते हैं, जो हमने कंपाइल करवा लिया, आपको दे भी दिया,
फिर उनको हम स्टेटमेंट में फॉर्म करके कोई एक सवाल बनाते हैं जहाँ पे 2 स्टेटमेंट पीवाईक्यू का डाला जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, और 1 या 2 स्टेटमेंट हमने अलग से डाला जहाँ पे सवाल नहीं पूछे गए उस टॉपिक पे। तो क्या हो गया, फ्रेश क्वेश्चन, गैप एरियाज भी फुलफिल हो गए और जो पीवाईक्यू पूछा है वो भी आपका कवर हो गया। और ऐसा करने के लिए क्या है, अच्छे खासे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जिसको ज्योग्राफी ज़्यादा आता है वो ज्योग्राफी पे काम कर रहा है, जिसको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा आती है उसमें मेडाइवल हिस्ट्री बहुत आती है, मेडाइवल पे काम कर रहा है, फिर उसके लिए रिव्यू होता है, फिर उसके बाद हिंदी अंग्रेजी का ये सब झमेला सब चलता रहता है, फिर क्विज में कन्वर्ट करो, ये सब करो, वो सब करो। तो ये एक पूरा 24/7 का काम, आप देखते होंगे रात के 4 बजे तक 5 बजे तक काम चलता रहता है। उसी में फिर बच्चों की क्वेरीज होती हैं, उनको एड्रेस करो, उसको दुरुस्त करो, ये करो, कभी कभी ह्यूमन एरर हो जाता है। तो गलतियाँ उसी से होती हैं जो काम करता है, जो कॉपी पेस्ट करता है उससे गलती नहीं होती, ठीक है ना। तो पता चलता है कि टाइपिस्ट से कहीं एक एरर हो गया, पता चला उसको क्विज के फॉर्म में डाला तो वहाँ पे थोड़ा हो गया, तमाम रिव्यू के बाद भी 1-8% की त्रुटि हो ही जाती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप हमारे विद्यार्थी एग्जिस्टिंग, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने नहीं टेस्ट सीरीज लिया है और मैं उनको कहूँ खरीद लो, भैया वो तुम्हारी मर्जी है, मैं तुमको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ खरीदने के लिए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। डेमो में पड़ा हुआ है टेस्ट, आप देख सकते हो, आपको गुणवत्ता ठीक लगे तो संस्थान से बात करके आप कर लो, क्योंकि इतना भी कुछ कंट्रीब्यूशन का मामला नहीं है जिससे आपको कोई तकलीफ हो। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल किया है या जो भगीरथ के स्टूडेंट हैं, इंद्रधनुष के हैं, जिनको ऑलरेडी ये दे दिया गया है, उनको कहूँगा अच्छी चीज़ों की कीमत पहचानना सीखो, ग्रांटेड मत लो, चुपचाप करना शुरू करो सारे टेस्ट करने के बाद पीवाईक्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर पीवाईक्यू की ज़रूरत लगती है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, तो हमारे पास हर टॉपिक पे पीवाईक्यू का कंपाइलेशन अवेलेबल है। वो यूपीएससी का भी है, आरओ का भी है, यूपीपीसीएस का भी है, उनके एक्सप्लेनेशन भी हैं, अपलोडेड हैं टॉपिक वाइज आपके एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे, तो वहाँ से आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं। खाली पीवाईक्यू अगर आपको देखना है, दोनों भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी में है, तो पीवाईक्यू देखना है तो पीवाईक्यू देख लो, स्पेशली पॉलिटी के, मेडाइवल हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के। और टेस्ट अगर सॉल्व करते हो तो पीवाईक्यू देखने की झंझट खत्म हो जाएगी। रही बात पढ़ने की, अगर आपने पहले से स्पेक्ट्रम पढ़ा है, पहले से ज्योग्राफी पढ़ा है, पहले से कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप वो पढ़ते रहिए, कंटिन्यू कीजिए, अलग से नया कुछ नहीं पढ़ना है। किताब की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो फिर आप हमारे बुकलेट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बुकलेट है वो मार्केट में जो रेफरेंस बुक है, मार्केट में जो भी कुछ अवेलेबल है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पीवाईक्यू भी उसमें है, उसमें रेफरेंस बुक के भी पॉइंट्स हैं, उसमें एनसीईआरटी भी है, सब कुछ है, ध्यान रखा गया है बहुत लंबा चौड़ा ना हो, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा करने से कोई फायदा होता नहीं है। 1000 पेज का पीडीएफ हो जाएगा, क्या फ़ायदा। अधिकतर बुकलेट्स की रेंज 70 पेज से लेकर के और 100 पेज तक, तो मुझे नहीं लगता है कि 70 पेज आप नहीं पढ़ सकते हैं। एक दिन की बात है 70 पेज, 1 घंटे में मेरी जो एवरेज रीडिंग स्पीड है वो 40 पेज है, ठीक। तो मुझे लगता है कि 70 पेज अगर उस रफ्तार से ना भी आप पढ़ेंगे एक बारी रीडिंग के हिसाब से, तो भी आप एक दिन में तो कम से कम एक बुकलेट खत्म कर सकते हैं, अलॉन्ग विद इट्स पीवाईक्यू एंड क्वेश्चंस। तो वैसा भी आप कर लीजिए। एक और प्रयास हम कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अब एक तो मार्केट का भी अपना दबाव है और दूसरा दबाव है, 2 प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का फ़ायदा हो। एक लिस्टिंग नाम की बीमारी है जो मार्केट में बहुत चलती है, वो ज़रूरी भी है लेकिन वो एंटीबायोटिक जैसी है, एक लिमिट तक ज़रूरी है, लेकिन अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो तकलीफ़ हो जाती है। तो उस एंटीबायोटिक, उस लिस्टिंग की जो समस्या थी, उसमें हमने क्या किया है कि जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं, जितने भी फैक्ट हैं उन सबको उठाया और डाल दिया उसमें, तो बच्चा रटेगा कैसे, पागल हो जाएगा वो, कोई क्या 1000 टीबी की मेमोरी थोड़ी लगी है उसके दिमाग में। हमने क्या किया है, जितने भी हमारे बुकलेट्स हैं उनमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं, उनको हमने लिस्टिंग में डाला है। लेकिन हमने क्या किया, स्टूडेंट को ये समझे कि कौन महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, जो हम छोड़ सकते हैं, उसी के सामने लिस्टिंग में ही उसी के सामने हमने ये लिख दिया है ये कौन से एग्जाम में कौन से साल आया, ताकि कम से कम आपको ये पता रहे कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, छोड़ देने का जो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कम से कम आपको, आपके पास चॉइस रहेगी कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको ज़्यादा बार देखा, जो कम इंपॉर्टेंट उसको कम बार देखा, तो वो भी करवा रहे हैं। एक दूसरा प्रयास भी हम कर रहे हैं जो आज रात से शुरू होगा, और ये प्रयास इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ स्टूडेंट रोज़ कहते थे कि सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वो अलग अलग जगहों पर उनको पीवाईक्यू के लिए रोज़ रात को पैसे देने पड़ते हैं, कुछ 499, 599 ऐसे, जहाँ पे पीवाईक्यू के टेस्ट होते हैं, क्विज के फॉर्म में करंट के टेस्ट होते हैं, तो आप कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा इसके लिए पैसे तो लेना नहीं है स्टूडेंट से, लेकिन हाँ जो पीवाईक्यू है रिपीट नहीं करेंगे कि एक ही पूछा कि शेड्यूल 6 में क्या है, यूपीपीसीएस में पूछा, शेड्यूल 6 में क्या है यूपीएससी में पूछा, आरओ में पूछा, तो 3 बार उस क्वेश्चन को, तो वैसा नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमारा टेस्ट था डेली टॉपिक वाइज जो शेड्यूल था, उसी शेड्यूल में हम रोज़ रात को 9 बजे 10 बजे के आसपास, जब भी अभी फाइनलाइजेशन चल रहा है, रोज़ रात को हर टॉपिक पे जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं सभी एग्जाम मिला करके उनको हम आपको उपलब्ध कराएंगे।
प्लस कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे उन्हीं पर। मतलब वो टेस्ट से अलग होगा, क्योंकि टेस्ट में तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काम हो रहा है, वो तो मैच नहीं हो सकता इस प्रयास से। लेकिन ये प्रयास उनके लिए है जो पीवाईक्यू की सेपरेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उनको लगता है नहीं पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, उतने ही करने हैं जितना काम की है, या उसके लिए 499 रुपये क्यों देने हैं किसी को। तो पीवाईक्यू रहेगा, कुछ फ्रेश क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पे लगेगा कि डालना है करंट अफेयर है, प्लस करंट अफेयर के 4-6 प्रश्न रहेंगे रोज टॉपिक वाइज, और वो आपको हम 20 से 25 प्रश्न में रोज रात को दे देंगे। तो बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप्स में होता है ना, उसमें रैंक आता है, मेडल आता है, भारत रत्न आपको मिलता है ना उसमें, कि आपने इतने समय में इतने सवाल सॉल्व कर लिए हैं तो आपको पहला स्थान मिलता है। ठीक, क्विज बॉट और वो सब लगा करके देते हैं, वो सारे ताम झाम श्रृंगार करके हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक, और वो चैनल पे होगा, मतलब वो क्विज बॉट चैनल पे शेयर करेंगे, उसके लिए शायद सेपरेट ग्रुप बनता है, तो वो भी बना लिया है टीम ने, वो भी हो जाएगा। अब हमारे लिए इतना आसान था लेकिन हम कर नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था कि भाई ये पूरी दुनिया कर रही है तो हम क्या कर रहे हैं अलग। तो फिर एक टीम मेंबर ने बोला कि पूरी दुनिया कोई एक काम कर रहे हो और अगर वो ज़रूरी है तो क्या आप नहीं करोगे। तो आपको अगर रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको भी तो अच्छी चीज़ें करनी है। हाँ, जो दुनिया कर रही है उससे को थोड़ा अच्छा वर्जन, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, थोड़ा क्वालिटी वाइज आपको करना है, थोड़ा उसमें एक्सपेरिमेंट करना है, इनोवेशन लाने। तो जो भी काम लोग कर रहे हैं वो करना ही पड़ेगा, थोड़े अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अदरवाइज मेरी इच्छा नहीं थी सब करने की, पहले भी कर सकते थे भाई, सारे पीवाईक्यू तो थीम वाइज हमने निकाल ही लिए है ना, हमारे पास कंपाइलेशन है, डॉक फाइल है, हमें करना क्या है, एक बंदा बैठेगा आधे घंटे में कॉपी पेस्ट मारेगा, क्विज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम नहीं करवा रहे थे। लेकिन अब लग रहा है नहीं भाई, अपने पास करंट अफेयर के इतने सारे कंटेंट हैं, क्वेश्चंस हैं, अपने पास थीम वाइज पीवाईक्यूज हैं, अपने पास बहुत सारे फ्रेश क्वेश्चंस हैं, तो क्यों नहीं हम टॉपिक वाइज बच्चों को दे सकते हैं। जिसको प्रैक्टिस करना होगा वो करेगा, जिसको लाभ हासिल करना होगा करेगा। और अंत में हमारे स्टूडेंट्स क्यों दूसरी जगह पे जाकर के 400-500 रुपये पे करें, या फ्री भी कर रहे होंगे तो क्यों जाकर के पे करें, या वहाँ पे क्यों ज्वाइन करें, यहीं पे अगर उनको हो रहा है, मिल रहा है, तो सुलभ है। तो ये हम दूसरा प्रयास कर रहे हैं, तो लिस्टिंग वाला प्रयास और ये प्रयास तो आपके लिए नया प्रयास है। तो मैं समराइज अगर करूँ इसको, फिर आपके सवाल जवाब लूँगा। पीवाईक्यू करना है या नहीं करना, ये पहला सवाल था। तो उसका समरी ऐसे कि पीवाईक्यू करना है, लेकिन पीवाईक्यू मेडावेयर हिस्ट्री की एज सच कर लो, पॉलिटी की एज सच कर लो, एंट्रेंस की एज सच कर लो, लेकिन हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है उसको पहले ठीक से पढ़ो और फिर पीवाईक्यू करो। और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं से कुछ नहीं करना है, हमारे टेस्ट में पीवाईक्यू भी है, फ्रेश क्वेश्चन भी है, वहीं पे सब कुछ कवर हो गया है। फिर भी जिस टॉपिक पे, जिस विषय में आपको लगता है कि इस पे पीवाईक्यू अलग से देखने की ज़रूरत है, तो वो टॉपिक, वो विषय का पीवाईक्यू आपके एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। और जब पीवाईक्यू आप कर रहे हो तो पीवाईक्यू सिर्फ रटना नहीं है कि 14 का ए, 15 का बी, 16 का सी, ऐसे नहीं करना है, बल्कि ठहर जाना है थोड़ा सा, थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो कि भाई अगर उसने पूछा है कि ये नागर स्टाइल किस टाइप का, कहाँ पे यूज होता है, तो पता चलेगा टेम्पल आर्किटेक्चर है। तो आप सोचो कि टेम्पल आर्किटेक्चर है तो टेम्पल आर्किटेक्चर में और क्या क्या है, तो फिर आप द्रविड़ा के बारे में भी थोड़ा पढ़ो, फिर आप बेसर के बारे में थोड़ा पढ़ो, फिर आप देखो इनका ज्योग्राफिकल एरिया क्या था, फिर आप ये भी देखो कि हाल फिलहाल में कौन सा टेम्पल बहुत ज़्यादा चर्चा में था, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था। इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर कर पाओ। कोई भी वीडियो, कोई भी टीचर रिप्लेस नहीं कर सकता आपके एनालिसिस को, आपके एनालिटिकल थिंकिंग को। नोबडी कैन रिप्लेस इट, कभी नहीं हो सकता। ध्यान रखो इस बात का, जो चिंतन आप करोगे, जो सोच आप रखोगे, जिस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे, वो कोई टीचर आपको नहीं कर सकता। थोपा हुआ, एक्सटर्नल, आउटसोर्स्ड थेरेपी उतनी हेल्प नहीं करती। बॉडी की जो अपनी इंटरनल इम्यून सिस्टम है ना, वो रिप्लेस नहीं हो सकता बाहर के थेरेपीज से। इस बात को अच्छे से समझ लो। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, अगर तुम सोचो जरा कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पीवाईक्यू अपलोड करो, बुकलेट अपलोड करो, और फिर से मैसेज में आते हैं बुकलेट अब तक अपलोड नहीं हुआ। तो कई टीम मेंबर कहते हैं कि हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दे आर। क्योंकि क्या होता है ना कि टीम तो लिमिटेड है ना, अंत में कितनी सैलरी देते हैं, कितने लोगों को रख ले, कितने संसाधन है। तो एक एक स्टूडेंट को एक मैसेज यहाँ टेलीग्राम पे करेगा ग्रुप में, फिर जाके पब्लिक चैट में करेगा, फिर व्हाट्सएप पे करेगा, फिर वही बंदा एप्लीकेशन के मैसेज में करेगा, और ऐसे बहुत सारे लोग। और फिर उसके बाद में उल्टा मैसेज भी करेगा, जबकि वो देखेगा इतनी देर में तो देख लेता कि फोल्डर में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है। तो जब मुझे इस तरह के कंप्लेन आते हैं तो मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ उससे नहीं हो पाएगा, उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन अपने को मदद करनी है, इसलिए मदद करनी है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी, जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी और सर्विस, दो ही ऐसी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के साथ में जो हमें इस मार्केट में औरों से बेहतर बनाएगी। तो हम कंटेंट की क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, दिन ब दिन इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, और सर्विस में कोई कोर कसर नहीं है। सर्विस के लिए 2-3-4 लोग, 5 लोग जितने लगेंगे लगाएंगे। व्हाट्सएप पे करो, वहाँ पे जवाब मिलेगा, एप्लीकेशन पे भी जवाब मिलेगा, हर जगह जवाब मिलेगा, लेकिन सर्विस में कोई, ताकि तुमको ये ना लगे कि हमें अनाज छोड़ दिया, हमें भाव ही नहीं देता है। हाँ, बदतमीजी करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, अदरवाइज तुमको प्रॉपर एंटरटेन करेंगे। बाबू सोना सब 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 होगा, तुम प्रॉपर हमारे मेहमान जैसे हो।
क्यों? तुमको लगे हाँ हमारा कोई केयर कर रहा है, बैठा हुआ है, क्योंकि अंत में हम सर्विस तुम्हें प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये PYQ हो गया। टेस्ट सीरीज़ की बात हमने कह दी। फुल एंड टेस्ट फ्रॉड है, नहीं लेना है। लेना है तो अंत में प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम और एक्यूरेसी मैनेज करने के लिए। फुल एंड टेस्ट इज फ्रॉड, इसीलिए फुल एंड टेस्ट पे मेरा कभी जोर नहीं रहता। हर टॉपिक, हर सिलेबस के हर विषय वस्तु पर जोर देना है, तभी आपकी लर्निंग हो पाएगी, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे। फुल एंड टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ एक्यूरेसी चेक करने के लिए, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। और आपको हम तो दे ही रहे हैं, वो तो फ्री में बहुत सारे लोग दे रहे होंगे, या बहुत सारे लोग करवा रहे होंगे, ज्वाइन कर लेकिन लास्ट में कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट की बात, PYQ हो गई। और रही बात रिसोर्स की, कैसे मैनेज करें? पहले से पढ़ लिया है तो वहीं पढ़ना है, वहीं पढ़ना है, वहीं पढ़ना है, अनटिल अनलेस वो इतना कचरा माल हो जो खाने से आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, वो नहीं। पहले से जो पढ़ते आ रहे हो पढ़ो, वैल्यूडेशन करते रहो, एडिशनल जो कंटेंट मिले उसमें से गैप वाले एरियाज को फुलफिल करो। नहीं पढ़ा है तो हमारा बुकलेट पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है। अगर उसको आप लेक्चर से सप्लीमेंट कर लेंगे तो उससे अतिरिक्त ये नहीं कहूँगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये क्लेम बकवास है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये अपने आप में बकवास क्लेम है। उसके अतिरिक्त ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि जो सामान्य विद्यार्थी हैं जितना कर पाएंगे उससे आप ज़्यादा कर पाएंगे। अंत में आपका कंपटीशन क्या है? एवरेज से थोड़ा बेहतर होना है कि भाई 90 क्वेश्चन पे अगर कट ऑफ जा रही है 90 पे, आपको 95 लाना है। आपको 110 क्वेश्चन क्यों करना है ऐसे, 120 क्यों करना है ऐसे? हमारा टारगेट ही नहीं ना, हमारा टारगेट 100 क्वेश्चन का है, 95 आ जाएंगे, काम हो जाएगा। ऐसा उससे भी थोड़ा कम आ जाएगा तो भी काम हो जाएगा। तो कंपैरेटिव गेम है इसमें बहुत। और हाँ, मल्टी जो रिसोर्स है उसको लिमिट करो, नहीं करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अब कुछ लोगों के सवाल थे जो चैनल पे, उसको मैं थोड़ा अगर मैं पढ़ूँ इससे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि लोगों ने कहा कि कहाँ गया सुरभि तुम्हारा मैसेज? हाँ, गाइज प्लीज़ हेल्प, हमारी प्रायोरिटी क्या हो? टेस्ट के सॉल्व PDF करें या बुकलेट करें या फिर जो PYQ है वो करें? बहुत कन्फ्यूजन है, एंड इस रीजन से प्रॉपर स्टडी भी नहीं हो रही है। तो अब क्या है ना सुरभि, टेस्ट तो करना ही है। फिर से तुम्हारा सवाल पढ़ता हूँ, टेस्ट के सॉल्व PDF करें या बुकलेट करें या फिर PYQ करें? अरे सुरभि, रात के 9 बजे जब टेस्ट अपलोड होता है ना, एक टॉपिक पे 30-40 क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी मैक्सिमम 50 हो जाते हैं, 50-55 हो जाते हैं। इतना सवाल करने के लिए आधे घंटे लगते हैं, तो 30 मिनट। आई हो सुरभि तुम क्लास में? क्लास में हो? डांटूंगा नहीं, बोलो ना भाई, कोई बात नहीं। तो सुरभि तो एक ऐसे प्रतीकात्मक संदर्भ है, बट जो सच्चाई है वो ये है कि 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एक टॉपिक पे हम फ्रेम करते हैं, मैक्सिमम 50, क्योंकि इससे ज़्यादा बन नहीं पाता है। इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट की क्यों बनाना है? उसमें PYQ भी हो जाता है, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन में इतने स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट होते हैं ना, तो उसकी प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है। तो रात के 9 बजे जब आपके MCQ क्विज के उसमें लाइव जब अपलोड होता है टेस्ट, तो आप आधे घंटे में टेस्ट कर लो, ठीक, 30 मिनट में टेस्ट कर लिया। फिर अगले दिन दोपहर में PDF उसका प्रिंट करवा करके एक बार उसमें देखना है, गो थ्रू हो जाना है फिर से। या फिर अगर लाइव नहीं अटेम्प्ट करने का मन नहीं करना है, नहीं करूँगी, लाइव अटेंड करने से अकाउंटेबिलिटी होती है, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, रैंक पता चलता है कि हम किस पानी में हैं। PDF से करना है तो आपने PDF निकाला, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, 30-40 मिनट लगा, जो गलत हुआ उसको मार्क किया, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ा, रख दिया, तो कितना गया आपका? एक्सप्लेनेशन पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने, सब पकड़ के 1 से 1.5 घंटा। ठीक, अब देखिए बुकलेट की जहाँ तक बात, एक बुकलेट 70 पेज से लेके 100 पेज तक है, ठीक, एक भाषा में, मतलब हिंदी वाला भी लगभग 70 से 100 पेज, अंग्रेजी वाला भी 70 से 100 पेज। तो एक बुकलेट जब 70 से 100 पेज है मित्र, तो आप अगर मान लो कोई रेफरेंस बुक पहले से पढ़ के भी रखे हैं, अगर आपने कुछ किया भी है, तो भी 70 से 100 पेज पढ़ने में कितना समय जाएगा? अगर आप एक बुकलेट पढ़ रहे हैं 2-3 दिन तक, तो रोज़ 2 घंटे दोगे तो 3 दिन में 6-7 घंटे में आपका काम हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है पर्सनली कि आप रोज टेस्ट करके उसका सॉल्यूशन देख करके फिर रिवीजन भी पिछले वाले का करके, अगर आप रोज 2-2.5 घंटे आप देते हैं, 1.5 घंटे टेस्ट सॉल्व किया, उसके एक्सप्लेनेशन देखा, पिछले वाले टेस्ट को रिवाइज करने के लिए 1 घंटे पकड़ लो, 2 टेस्ट आपने रिवाइज कर लिया, 2.5 घंटा हो गया, बुकलेट आपने 2 घंटा पढ़ लिया, तो 2.5 और 2 4.5 घंटा, 4.5 घंटा। लेक्चर भी मान लो आप रिवाइज कर रहे हो 1 घंटा रोज, तो 5.5 घंटा, 6 घंटे पकड़ लो।
तो 6 घंटे में आप पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं, पिछले टेस्ट की रिवीजन भी कर रहे हैं, लेक्चर भी देख रहे हैं। ये 6 घंटे में सब कुछ हो जा रहा है। एक सामान्य विद्यार्थी अपने जीवन में 6 से 8 घंटे पढ़ता ही पढ़ता है। तो बाकी जो आपके पास समय है वो आप रेफरेंस बुक पढ़ो, आप इधर उधर का कुछ करो, लेकिन इधर उधर का करना क्यों है? आपको ऐसा टेस्ट में क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे जो आपको अलग से करना है? फिर आप अलग से 4 डॉक्टर के पास आओगे, फिर पहले वाले डॉक्टर को बोलोगे कि दवा रिएक्शन करके, तो डांटेगा तुम्हें, भगा देगा। जब हम तुमको हर टॉपिक पे बहुत स्पेशलाइज्ड, बहुत मेहनत करके क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू भी है, फ्रेश क्वेश्चन भी है, सब कुछ कवर कर रहे हैं, उसके साथ बुकलेट भी दे रहे हैं ताकि आप फास्ट ट्रैक मैनेजमेंट में रिवाइज कर सको। लिस्टिंग भी बहुत लिमिटेड लिस्टिंग दे रहे हैं, उसमें साथ में लिख करके कि इस साल में ये आया था, ताकि टारगेटेड तरीके से तैयारी कर सको। तो आप क्यों अलग से करेंगे? अगर आप अस्तित्व के विद्यार्थी हैं और आपने लेक्चर्स देखे तो क्यों अलग से पढ़ोगे आप? जो मल्टीप्लिसिटी है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, वो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसकी जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? फेल हो जाओगे तो मत करो। अगर तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि तुम विभेद कर सको, तुम डिफ्रेंशिएट कर सको बाकी चीजों में और इस प्रयास में, हो सकता है कि उनका भी प्रयास बेहतर हो, लेकिन उनका भी प्रयास बेहतर हो तो क्या, दो पानी बहुत अच्छा है, एक पानी बिस्लरी का है, दूसरा किनले का है, दोनों मान लो ठीक पानी है, मैं सामान्य पानी की बात कर रहा हूं, तो क्या दोनों पानी आप पियोगे तो 10 लीटर? एक पानी पियो ना, स्वास्थ्य के लिए उतना जरूरी है। 2 होटल के खाने अच्छे हैं तो क्या दोनों होटल पे जाके खाओगे? तो ये समस्या किसकी? तो पीवाईक्यू आपके टेस्ट में है, कंटेंट आपके टेस्ट में है, हर टॉपिक पे है, अलग से नहीं करना। सारी हमारे प्रयास फॉलो करने में, रिवीजन भी करने में, लेक्चर भी देखने में, सब कुछ कर लोगे तो 5.5 घंटे जा रहे हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। जो ऐसा स्टूडेंट होगा जो सोचेगा कि जो एडमित्रेय करा रहा है उतना ही मुझे करना है और उसके सारे प्रयास फॉलो करने, वो लेक्चर भी है, पीडीएफ भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, रिवीजन भी है, क्विज में सब कुछ, तो भाई 5-6 घंटे नहीं दे सकते क्या? रही बात जो पीवाईक्यू का नया अभी ड्रामा शुरू करने वाले हैं हम लोग, जो बाकी मोहल्ला कर रहा है, वो कितनी देर का होगा? भाई 20 क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, तो 20-25 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट, 10 ही मिनट तो करना है, तो 10 मिनट नहीं निकाल पाओगे। उस 10 मिनट से डिसिप्लिन आएगा, उस 10 मिनट से और प्रैक्टिस होगा। बाकी जगह तो कर ही रहे होगा ना, तो यहां कर लेना या वहीं कर लेना, तो ये 10 मिनट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। समय को इस तरीके से आप क्यों देखते हो कि ये भी कैसे करें, वो भी कैसे करें? अरे भाई डिसिप्लिन के साथ में फिक्स कर लो शेड्यूल कि आज टेस्ट भी देना है, आज ये पीवाईक्यू भी देख लेना है, आज ये लेक्चर भी देख लेना है। टारगेट अपना बना लो, एक लेक्चर डेली, एक टेस्ट डेली, उसका एक रिवीजन पिछला वाला का डेली, और पीवाईक्यू का थोड़ा सा डेली, 4-5 घंटे हो गए। इसके सिवाय अगर आपका कोई संदेह है, कोई सवाल है, कोई डाउट है तो बताओ, पूछिए, और आराम से किया जा सकता है। अभी भी समय है, मुझे लगता है कि कितने दिन बचे हैं? 45 डेज, 48 डेज, कितना दिन है? लगभग 45 प्लस डेज है ना, 45 दिन भी बहुत है। 45 दिन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रीलिम। अगर आपने 6-7 महीने से पढ़ा है तो बहुत है, पर्याप्त, कर लोगे। 7-8 घंटे पढ़ोगे डेली तो हो जाएगा। अब सवाल पूछिए, लेट डिस्कस, बोलो भैया, एक करके। जो इशूज थे वो सॉल्व हुए? एक बार ये चैट के मैसेजेस देख लेता हूँ मैं। जो आपके सामान्य प्रश्न थे वो सॉल्व हुए क्या? भरत कह रहे हैं सर क्वेश्चन के ऑप्शन का पैटर्न थोड़ा टफ कीजिए, एलिमिनेशन मेथड इजी लग रहा है। भरत इस पे ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, उतना ही टफ करेंगे जितना एग्जाम में 2024 के पैटर्न या उसके पहले के पैटर्न के हिसाब से होता है, ठीक? अननेसेसरी टफ नहीं करेंगे। मुझे फोमो नहीं क्रिएट करना है, सॉरी आपको निराशा हो रही होगी, लेकिन फोमो नहीं क्रिएट करना है। क्यों फोमो इसलिए क्रिएट करें क्या कि कोर्स बिके? तुम्हें क्या लगता है मैं टफ क्वेश्चन नहीं बना सकता? कई बार क्विजेज देता हूँ, 10% लोग भी नहीं कर पाते हैं सॉल्व, वो मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि भगीरथ प्लस में जो क्वेश्चन दे रहे थे बहुत टफ होते थे, वो यूपीएससी से भी ऊपर के उनके बाप होते थे। जो अग्नि परीक्षा के उसमें और बुकलेट में क्वेश्चन दिया वो हूबहू वैसे होते थे जो आयोग यूपीपीसीएस मेंस पूछता था। और यही वजह रही कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज तक नहीं चेंज हुई है। सीधा सीधा जो एग्जाम में आया प्रश्न, क्यों लैंग्वेज तक नहीं चेंज हुई? क्योंकि जैसा वो पूछता है वैसा ही फ्रेम किया है, उन्हीं टॉपिक पे फ्रेम किया जिन पे संभावना थी। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नए और पुराने पैटर्न के हिसाब से। आरओ मेंस भी साथ में है तो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, टेस्ट करा रहे हो तो क्या ज्वाइन कर सकते हैं? कर सकते हो ना सचिन, देख लो 7 दिन में रिफंड की पॉलिसी है इस संस्था की, तो आपको नहीं पसंद आता है रिफंड ले लेने का, कहीं और ज्वाइन कर लेने का, बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट एफर्ट।
अभी भी सर करंट के पीछे जो 500 क्वेश्चन थे उसे भी वो करना ही है। वो 500 क्वेश्चन अलग से कर लो या फिर हम आपके टेस्ट में भी अभी डालना शुरू करेंगे, वहाँ से कर लो। प्लस करंट अफेयर में जो अपडेटेड करंट अफेयर होंगे उस पर लेक्चर और टेस्ट का काम शुरू हो चुका है। इस सेशन के जस्ट बाद हमारी मीटिंग है करंट अफेयर की टीम के साथ में, क्योंकि काफ़ी कुछ काम चल रहा है, लेक्चर शुरू होंगे जल्दी। क्वेश्चन के ऑप्शन का पैटर्न हो गया। अलका सिंह सर, जिन्होंने सिर्फ आपका कंटेंट लिया है बुकलेट टेस्ट पीवाईक्यू प्रश्न, तो उनके लिए बता दीजिए कैसे मैनेज करें। अभी तो बात किया अलका मैंने। सर टेस्ट देने के बाद पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है? हाँ बिल्कुल हो जा रहा है। मतलब ये तो इस बात की गारंटी तो कोई भी ले सकता है, मेरा छोड़ दो, कोई भी स्टूडेंट कह सकता है कि टेस्ट के हिसाब से पूरा सिलेबस कवर हो जा रहा है। मैं नहीं गारंटी ले रहा, हर एक स्टूडेंट गारंटी ले सकता है और उसका वो हारेगा नहीं। कोई भी कह सकता है कि हमारे टेस्ट से पूरा सिलेबस, एक एक टॉपिक, एक एक सब टॉपिक, पूरा पीवाईक्यू सब कवर हो जा रहा है। कोई भी कर सकता है, कोई भी उठा के देख सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आपके जो भी परिचय में स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो कि 7 इस संस्था की एडमित्रे की 7 दिन की रिफंड की पॉलिसी, और उनसे तुम गारंटी ले लो, अपने बिहाफ में गारंटी ले लो, और अगर दिक्कत होगी तो मुझे मैसेज कर देना। अगर संस्था में कोई दिक्कत लगा तुम्हें तो 7 दिन तक उनको टेस्ट देने दो। ऐसा भी हो सकता है जितने टेस्ट हुए 7 दिन के अंदर करके वो भाग जाएं, वो भी चलेगा। लेकिन उनको बोलो कि तुम एक बार देखो, तो एक बार करके तो देखो, बोलो उनको, क्योंकि कई ऐसी सारी चीजें हैं जो पता ही नहीं लोगों को और अनदेखी रह जाएंगी। उनको बोलो करो, और अगर तुम्हें नहीं पसंद आता है या तुमको छोड़ना भी है तो वो तुम्हारा डूबेगा नहीं इन्वेस्टमेंट, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा उनके करके लाओ। मेंस में बहुत सारे लोगों ने माउथ पब्लिसिटी की, इतने सारे बच्चे थे तो किसी को निराशा तो नहीं हुई। यूपीएससी की लास्ट एलिमिनेशन ज़्यादा नहीं लगा था इसलिए मैंने बोला, बट आप बेहतर प्लान करेंगे सर। किस बारे में भरत? नहीं, क्या है ना भरत कि 2024 में जो पैटर्न अवेलेबल है यूपीपीसीएस का, और 2024 के पहले का जो एलिमिनेशन मेथड की बात ही नहीं हो रही भरत यहाँ पर। 2024 का जो ओवरऑल क्वेश्चन का पैटर्न है जो पीसीएस में पूछा, 2025 में जो आरओ का पैटर्न है, और 2024 के पहले का जो यूपीपीसीएस का पैटर्न था। हमारी कोशिश है कि हम दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन फ्रेम करें। अब हो क्या रहा है, कुछ प्रश्न बहुत आसान देने पड़ते हैं, बहुत आसान सीधा सीधा हो जा रहा है। कुछ प्रश्नों में सही गलत में गलत करवाना पड़ता है, कुछ प्रश्नों को क्रॉस मैच करवाना पड़ता है, कुछ प्रश्नों में एलिमिनेशन थोड़ा टफ रखना पड़ता है। अधिकतर प्रश्नों में एक ऑप्शन आपको आता है तो हो जाता है, या 2 आता है तो हो जाता है। यूपीपीसीएस के अधिकतर प्रश्न में एक एलिमिनेशन अगर आता है तो हो जाता है, या 2 एलिमिनेशन आता है तो हो जाता है। 50-50 पे अधिकतर विद्यार्थी पहुंच जाते हैं। यूपीपीसीएस के प्रश्न में 50-50 पे लगभग विद्यार्थी पहुंच जाते हैं। तो सिर्फ 50-50 की एक स्टेप बाद की समस्या है, तो प्रश्न उसी स्टैंडर्ड के रखने पड़ रहे हैं। प्रश्न टफ बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है भरत, तुम भी जानते हो कि मुश्किल पैदा करना कोई भी सीखता है, कोई भी जानता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 3rd डिवीजन पास किया होगा वो भी किसी स्टूडेंट को बहुत कठिन पेपर बना के दे सकता, कहता करके दिखाओ है दम तो दे सकता है। लेकिन क्या ये तरीका होना चाहिए सिखाने का किसी को? क्या टेस्ट का उद्देश्य होना चाहिए तकलीफ देना? टेस्ट का उद्देश्य, दरअसल इसका टेस्ट सीरीज नाम ही बहुत गलत है। आई पर्सनली फाइंड वेरी ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट सीरीज। दिस इज नॉट टेस्ट सीरीज, दिस इज लर्निंग सीरीज। आपकी परीक्षा से ज़्यादा है लर्निंग का। अगर जो व्यक्ति सोचता हो कि मेरे आज कम आए वो बहुत निराश हो जा रहा है, जिसके थोड़े ज़्यादा है बहुत खुश हो जा रहा हो, वो इसका मर्म ही नहीं समझ पा रहा है। हाँ, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे तो कोई समस्या उसमें नज़र नहीं आ रही। ये लर्निंग सीरीज, ये टेस्ट सीरीज नहीं है। टेस्ट सीरीज वो होता है जिसमें आप हारते हैं या जीतते हैं। यहाँ पे हार जीत नहीं है, यहाँ पे सीखना है। क्योंकि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, आपका पूरा पीवाईक्यू कवर हो रहा है, आपकी लर्निंग हो रही है इसमें, और साथ में आपके साथ थोड़ी बदमाशी हो रही है, गलत भी हो रहा है। इसे लर्निंग की तरह लो। ये आपके टेस्ट का हार जीत का प्रश्न नहीं है। कुछ फुल एंड टेस्ट, जो 10 फुल एंड टेस्ट रखे हैं उसमें थोड़ा हार जीत बना लेना आप। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो लोग 2 महीने पहले से 10 फुल एंड टेस्ट, 12 फुल एंड टेस्ट, 15 फुल एंड टेस्ट का जो ढोल बजा रहे हैं, उनको ये नहीं समझता है कि भाई उस समय वो हार जाएगा या जीत जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अंत में उसको एग्जाम में जीतना है। पहले उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, पहले उसको नॉलेज दो, लर्निंग दो, और साथ में उसका प्रैक्टिस होता रहे जिस हिसाब से पूछता है एग्जाम में, ताकि उसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस होते होते उनका काम हो जाए। लेकिन जबरदस्ती को उसको हराना है ताकि और फोमो क्रिएट हो और टेस्ट करे हो। भाई इस दुनिया में, मार्केट में, बाजारवाद में जब भी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए तो मैंने कहा भी कि भाई बाजारवाद में पूरी तरीके से आप सच्चिदानंद बन के और
100% सन्मार्ग में रह करके काम कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अधिकांशतः जितनी कोशिश हो सकती है उतना तो मोरल रह सकते हैं, उतना तो एथिकल रह सकते हैं ना। कम से कम कंटेंट के लेवल पे चीटिंग नहीं कर सकते, उसमें धोखा नहीं दे सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि भाई ये कह सकते हैं कि भाई हमारी फीस बहुत कम है, हम आपको ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट दे रहे हैं, इन सब चीज़ों पे कहा जा सकता है, लेकिन कंटेंट के लेवल पे, क्वालिटी के लेवल पे, प्रयास के लेवल पे कैसे भी मनी हो सकती। उसके लिए नहीं नहीं सफल होगा, नहीं चलेगा, कोई बात नहीं। भागीरथ प्लस आपने देखा होगा, जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कि अपने पास इतने स्टूडेंट थे कि जितने बड़ी इंस्टीट्यूट के पास भी नहीं थे। मतलब जो सर्वे निकल करके आया है, जो स्टूडेंट बता रहे थे कि जिनके पास सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर है, जिनके पास बहुत है, उनके पास भी इतने मेंस के स्टूडेंट नहीं थे। हमारे पास अगर देखा जाए तो 800 लोग भागीरथ प्लस में थे। टेस्ट सीरीज बुकलेट सब पकड़ लिए तो हजारों स्टूडेंट थे इस एडमेथ्रे के पास। क्यों थे पता है? इसलिए नहीं थे कि हमने कोई प्रचार किया, नहीं किया, इसलिए थे 800 तो खाली भागीरथ प्लस में थे ना, और भाग्य प्रयास चल रहे थे, उसमें टेस्ट सीरीज था, उसमें फिर बुकलेट्स थे जो वेबसाइट पे अपलोड हुए थे। इसलिए वो आए क्योंकि जिन लोगों ने ज्वाइन किया, शिगोपाल, जिन लोगों ने ज्वाइन किया अपने प्रयास को, वो एक विद्यार्थी कम से कम 4 विद्यार्थी, हाँ तुम तो हो ही ना, 4 को, 5 को, कईयों ने 10-10 को लेके आए। अब तुम सोचो, कोई 10-10 विद्यार्थियों का पूरा पूरा हॉस्टल पता चला है कि DU का या कुछ JNU के हॉस्टल, बहुत सारे स्टूडेंट पूरे पूरे हॉस्टल एनरोल करके रखे थे। और जब ये बात पता चली तो कितना इससे खुशी होती, कितना संतोष होता है कि ये कॉन्फिडेंस है स्टूडेंट को कि जिसको रिकमेंड कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं होगा, कुछ अच्छा रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये अंडर करंट होता है, ये कोई प्रमोशन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता इसको। वो AAA, BBB, CCC, 3ABC का जो फार्मूला लगाने वाले, इधर उधर का कंपाइलेशन दे करके PDF देने वाले लोग जो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार ले रहे हैं 8-10 टेस्ट के नाम पे, ये करते हैं वो करते हैं, उससे नहीं होता। अदरवाइज होता तो फिर उनकी दुकान चल रही होती। ये होता है जब आप गंभीरता से, सिंसियरिटी से प्रयास करते, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों लोगों को समझता है ये स्टूडेंट बेवकूफ़ थोड़ी है यार। और कुछ स्टूडेंट अगर मान लो बेवकूफ़ हैं भी, मान लो कुछ हैं भी, तो कुछ ना कुछ समय के बाद उनको समझ में आ जाता है यार वो गलत कर रहे थे, 1 साल बाद उनको समझ में आ जाता है। अदरवाइज इतने सारे PCS में सेलेक्टेड स्टूडेंट अपनी भागीरथ प्लस में हैं, उनको नहीं समझता है, ऑलरेडी उन्होंने एग्जाम दिया, ऑलरेडी सेलेक्ट हुए, UPSC मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, क्यों आते हैं यहाँ पे? उनके पास तो बड़ी कोचिंग का विकल्प था ना, पैसे भी थे उनके पास। तो मुझे अपने और इस संस्था के प्रयास पे संदेह नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम सस्ते आदमी को काम ही नहीं करवाते। हमें वो लोग चाहिए नहीं काम करने के लिए, जिनको कुछ नहीं आता, जिनकी सिंसियरिटी डाउटफुल है, जिनको प्रयास नहीं करना है, इनोवेशन नहीं करना चाहिए ही नहीं। इसलिए हायरिंग करते रहते हैं, इंटरव्यू लेते रहते हैं, नहीं पसंद आता नहीं हायर करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनके साथ बैठा हूँ 5 मिनट की बातचीत में, उनको कहा सॉरी नहीं करवा सकते, जिन्होंने कंटेंट सबमिट किया सॉरी नहीं करवा सकते। तो क्या कह रहे हो सी गोपाल, बता रहे थे कि मिरिंडा हाउस कॉलेज से 30 लड़कियां लगभग, हाँ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, तो मुझे बहुत संतोष है। और शायद एक ना एक दिन रिजल्ट आएगा तो पता ही चलेगा। अभी सवाल जवाब कर लेते हैं, आपके सवाल और बाकी बचे होंगे, फिर बात करेंगे। बताइए भैया, और क्या दिक्कत आ रही है अब तक, जो भी समाधान ना हो पाया उसको छोड़कर। हेलो सर। हाँ रिसु बोलो। सर गुड इवनिंग। सर आरओ मेंस को कैसे मैनेज करें साथ में, प्लीज इसको एक बार बता दीजिए। इसके लिए एक वीडियो बनाया था, UPPCS प्रीलिम और आरओ मेंस को कैसे बैलेंस करें, यूट्यूब पे आप देख लेना। फिर भी समरी में बताऊं एक लाइन में, जब तक आरओ का रिजल्ट नहीं आ जाता रिसु, ठीक है, तब तक सिर्फ और सिर्फ GS पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ GS। साथ में मेरे जितने भी निबंध के वीडियोज अपलोड हैं यूट्यूब पे, उसे देख लो। जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप निबंध का प्रैक्टिस भी थोड़ा कर लेना, और हिंदी आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ाई है, सिर्फ लिखने का मामला बचेगा। तब तक सिर्फ PCS प्रीलिम के लिए पढ़ो। अगर आप PCS और आरओ दोनों देना चाहते हैं, खाली आरओ देना चाहते हैं, फिर तो आप धुआंधार पढ़ो ना आरओ के लिए। क्यों? क्योंकि आरओ के मेंस का GS थोड़ा टफ आता है, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि 120 सवाल होते हैं, मतलब 120 ही होते हैं ना। जी सर। हाँ ओके, नहीं बोले कि इसको पता भी नहीं है मुझे, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के आधार पे 120 होते हैं शायद। तो 120 सवाल होते हैं उसमें, और स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक होता है, पेपर मैंने देखा है। तो अगर आप ठीक से GS पढ़ लोगे तो आरओ के मेंस में GS में अच्छा परफॉर्म करोगे, और जो GS में अच्छा परफॉर्म करेगा, निबंध में सब्जेक्टिविटी कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, GS में तो नंबर नहीं कटेंगे।
तो आप एक निर्णायक लीड ले पाओगे आरओ मेंस में। तो मेरी सलाह है, जब तक आरओ का रिजल्ट नहीं आता प्रीलिम का, सिर्फ जीएस पढ़ो और निबंध साथ में देखते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, मनन करते रहो, मेंटल राइटिंग करते रहो, ठीक है ना। और जैसे रिजल्ट आ जाए उसके बाद धुआंधार बाकी चीज़ों फोकस कर लो, ठीक है। वो वीडियो देख लेना, डिटेल्ड वीडियो। यस। और कोई? सर रीजनिंग असर्शन के क्वेश्चन बहुत गलत हो रहे हैं, उसके लिए कुछ बता दीजिए। पहली चीज़ तो यह है कि आयोग की रीजनिंग मुझे समझ में नहीं आती। अभी जो आंसर की उन्होंने दिया, समझ में नहीं आता कि रीजनिंग उनकी अलग ही चलती है क्या। कई बार जो सामान्य रीजनिंग है उससे उनकी रीजनिंग अलग होती है। और सीसेट हो गया जीएस का सवाल। तो पहली चीज़ तो कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आप बताओगे कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर इज नॉट द राइट जस्टिफिकेशन ऑफ ए। आप ऐसा करोगे, लेकिन वो कहेंगे सही जस्टिफिकेशन है। अगर मामला यहाँ फंस रहा है, मामला यहाँ फंस रहा है क्या? जी सर। तो मामला यहाँ फंस रहा है, और अगर कहीं कहीं फंस रहा है तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार वो इंटरप्रिटेशन का मामला होता है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे दिखते हैं कि ये जस्टिफिकेशन है या ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो उसके लिए तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हाँ, सीसेट पे भी फैकल्टीज की चल रहा है हायरिंग उनका। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो पीवाईक्यू है रवि, जो पीवाईक्यू है उस पीवाईक्यू को आप देखो, और देखो कि आयोग किस प्रकार के स्टेटमेंट को, किस प्रकार के रीजन को जस्टिफाइबल मान रहा है, किस प्रकार के रीजन को नहीं मान रहा है। तो उसका पैटर्न समझ में आएगा कि किसको सही कारण मान रहा है, किसको गलत कारण मान रहा है। एक काम करो, मुझे याद दिलाना शिव गोपाल, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे याद दिलाओ। एक छोटा सा सेशन स्मार्ट सेशन में रखता हूँ, आयोग के जितने भी ए और आर वाले असर्शन रीजनिंग वाले जो सवाल हैं उनको कंपाइल करवाता हूँ, और उन पे एक सेशन लेता हूँ कि आयोग ने किसी सवाल में असर्शन रीजनिंग में किसको जस्टिफाइबल माना है, किसको उचित कारण माना है, किसको नहीं माना है, और अगर माना है तो क्यों माना है, नहीं माना है तो क्यों नहीं माना है। अगर वो पैटर्न निकल करके आ जाता है तो आप उसको फॉलो कीजिए। अंत में आपको जीतना है ना, अंत में आयोग के हिसाब से चलना पड़ेगा ना भैया। तो जब आप डाउटफुल हो ना, पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है 10 सवाल अगर इस तरीके से हैं ए और आर वाले, तो 6-7 सवाल में समस्या नहीं होती, उसमें क्लियरली समझ में आ जाता है, आयोग भी मान लेता है। दिक्कत होती है 2-3% के क्वेश्चन में। तो 1-2 सवाल में अगर दिक्कत आपको होती है तो उसमें थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे आयोग के मिजाज की, और फिर उस हिसाब से मार्क कर देंगे वहाँ पे डाउटफुल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और जो मेरी अभी प्राइमा फेसी पैटर्न है वो ये है कि जहाँ बहुत डाउटफुल होता है कि ये सही रीजनिंग है, सही जस्टिफिकेशन है या नहीं है, अधिकांशतः वो सही जस्टिफिकेशन होता है, आयु मान लेता है उसको, ठीक। क्योंकि ना करने के लिए उसको कारण देने पड़ेंगे, उसको साबित करना पड़ेगा, फैक्ट्स उसको गैदर करने पड़ेंगे। मैंने कहा है ना करना ज़्यादा मुश्किल होता है, नास्तिक होना ज़्यादा मुश्किल है, हाँ करना बहुत आसान है। तो आयोग जहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वाला वेग एरिया है ना, वहाँ पे कथन कारण दोनों सही है और सही जस्टिफिकेशन ऐसे ही मानता है, आपने भी देखा होगा, ठीक है ना। तो कर लेंगे इस पे, लेकिन एक बात ये मुझे लग रहा है ऐसा एरिया है जहाँ पे तकलीफ लोगों को होती है। मुझे शिव गोपाल याद दिलाना, इस पे हम करते। और कोई मित्र? एनीवन एल्स? हो गया समाधान? जो भी समस्या थी इस बीच में ग्रुप में आ रहे थे मैसेज, हो गए सॉल्व? सर लास्ट ईयर वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन आए थे, मतलब क्रम से करने के लिए, उसके लिए कुछ? ज्योग्राफी पे इंडियन ज्योग्राफी का काम हो चुका है, सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी के। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 2 तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। एक हो रहा है कि भाई टॉपिक वाइज, जैसा कि आपको टेस्ट करवा रहे हैं, प्रॉमिस किया था। दूसरा जो हमारे टीम मेंबर हैं वो कॉन्टिनेंट वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा इस तरीके से ज़्यादा हो सकता है, आसान रहे लोगों को पढ़ने में, वो भी कर रहे हैं। प्लस ज्योग्राफी का कंटेंट भी डेवलप हो रहा है। तो ज्योग्राफी का लेक्चर होगा, फिर ज्योग्राफी के टेस्ट होंगे, उसकी लिस्टिंग भी मिलेगी, हो जाएगा कवर, पढ़ते रहो। अगस्त तक सारा कंटेंट डेवलप करा लेने की इच्छा है। और रही बात टेस्ट की, तो जब हर टॉपिक पे टेस्ट करवा रहे हैं तो निश्चित तौर पे समय लगेगा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है पूरा टॉपिक कवर कर पाना। तो रोज का रोज टेस्ट सॉल्व करो, और पिछले जितने भी टेस्ट हो चुके हैं उनको रिवाइज करो, वही एकमात्र विकल्प लगता है। और आप जो कह रहे हो कि ये मिलेगा क्या, वो मिलेगा ही मिलेगा, अनडाउटेडली, ठीक। और कोई? क्या सूरज, बहुत दिन बाद दिख रहे हो, वही सूरज हो ना? हाँ सर। हो गया एनरोल तुम टेस्ट सीरीज में? तुम तो कम से कम इतने सिंसियर स्टूडेंट हो, इतने मेंस दे चुके हो, तुम तो कम से कम देख लिया करो पिंड मैसेज, कि जब बताया कि भगीरथ के सभी स्टूडेंट को फ्री में एनरोल करा रहे हैं और पिंड मैसेज में देखो, तो तुम देख नहीं पाते थे। मैंने देखा कि तुम हर जगह कह रहे हो भाई क्या कूपन होगा,
तुम तो समझदार हो ना, सिंसियर स्टूडेंट हो। सर मैंने प्रिंट देखा था, पहले मैंने सोचा कि खाऊं, इससे पहले मैं प्रिंट मैसेज देख लूं, मुझे मिला नहीं, फिर मैंने मैसेज किया था। अरे भाई, कम से कम 600-700 लोग एनरोल हो चुके हैं उसी से फ्री में। हाँ सर। सर ये बीपीएससी का 13 को फ्री है, सितंबर में। तुम्हारी थोड़ा जिंदगी सा में ना वो थोड़ा वेट चार क्या है, 2 बीपीएससी में कट गए, 2 यूपीपीसीएस में, तुम्हारा वैसे हो रहा है। क्या बोलूं मैं, तुम्हारा कभी मेंस कभी प्रीलिम करो, मैंने दे दो, पास तो हो ही जाओगे तुम, क्या दिक्कत है, दे लो। अरे नहीं, अभी फैजान कुछ नहीं, मैंने कहा ना एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ेगा, कितनी डांट खाओगे क्या? एनसीईआरटी, नोबडी विल रीड एनसीईआरटी, नो टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी इज आल्सो अ फ्रॉड। मतलब एनसीईआरटी फ्रॉड नहीं है, एनसीईआरटी की सॉरी, जो कहते हैं ना एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो यूपीपीसीएस कुछ नहीं, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, मैं तो यूपीएससी में भी गजब की स्कोर किया, कौन पढ़ता है? ठीक है, क्या एनसीईआरटी का बहुआ खड़ा करके रखा है। और कोई मित्र? फुल लेंथ टेस्ट और एनसीईआरटी सही में फ्रॉड हो गया क्या? सूरज क्या कह रहे हो? बायो का बुकलेट पढ़ा था सर, जो लेसन उसमें है बहुत अच्छे हैं, बट कुछ लेसन मिसिंग है उसमें। बायो के बुकलेट में सब तो है भाई। नहीं सर, जैसे न्यूट्रिशन वगैरह, जिससे मतलब किसी डिफिशियंसी से क्या होता है, ऐसे लेसन, इवन प्लांट में जो रूट वगैरह होगा है। भाई, एक बार देखो ना, नहीं तो टीम मेंबर को मैसेज करो, होगा। बायोलॉजी की बुकलेट शायद हमारी सबसे शानदार बुकलेट्स में से एक है, बहुत प्रयास किया उसके लिए, देखा होगा तुमने जिस तरीके से बनाया है। हाँ सर, बनाया तो बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड बुक की तरह लग रहा है। उसको किताब में पब्लिश करवा दें सोच रहे हैं लेकिन ठीक है, अपने पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं। करो करवा मैसेज, सकते एक बार मैसेज करना पब्लिक उसमें, टेस्ट सीरीज या अस्तित्व वाले उसमें, ठीक है, ठीक है। लेट देम वेरीफाई। न्यूट्रिशन वाला मिसिंग है क्या? नहीं सर, न्यूट्रिशन है, बट बहुत सारे कंप्लीट बुकलेट, nutrition के उसमें कंप्लीट बुकलेट, पार्ट वाला नहीं, कंप्लीट बुकलेट नहीं देखा क्या? देखो तुम अभी नए हो सूरज, अभी तो तुम जागे हो उठ कर, सो करके मेन सोच दे करके, तुम देखो, अभी तुम्हें बहुत सारी संदेह होंगे क्योंकि तुम थे नहीं, तुम थे नहीं, ठीक है ना सूरज? yes, हाँ, अभी तुम थे नहीं ना, अंधेरा था। हाँ बोलो शिवा। सर मैं ये कह रही थी, ये 500 क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, सर इसको क्विज फॉर्मेट में देंगे आप या फिर वही पीडीएफ से ही करना पड़ेगा? शिवानी हो ना? शिवानी तुम कहाँ रहती हो? सारे क्वेश्चन पास तो क्विज फॉर्म में दे चुके हैं ऑलरेडी, हो कहाँ तुम? सर क्विज फॉर्म में नहीं है। सब है, सब है, बोलो मैं तो रोज टेस्ट टॉपिक लगा पे। रही हूँ। चलो ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। देखो भैया, कह रही हूँ ना 500 क्वेश्चन कुछ के फॉर्म में नहीं, ऑल कोर्सेज में गए, ऑल कोर्सेज में गए और फिर करंट अफेयर, करंट अफेयर में गए। देखो मैडम, स्पोर्ट अवार्ड, ठीक, यहाँ पे क्विज में जाओ, सॉरी माफ करना, स्पोर्ट अवार्ड, ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये सब क्या है? वही है। अगर इसको तुम पीडीएफ के फॉर्म में चाहती हो तो यहाँ देखो पीडीएफ के फॉर्म में भी है, यहाँ गए। नहीं सर, मैं पीडीएफ से नहीं करती, मैं सिर्फ क्विज हाँ तो क्विज में भी है ना मैडम, देखो तो आप इसमें क्विज में जाने का ना, चलो करके दिखाता हूँ तुम्हें। हाँ सर, 4 क्विज 4 पड़े हुए हैं इसमें ये। मोस्टली कर दिया गया है, देखो पार्ट वाइज, देखो है ना, किया, नेक्स्ट किया, ऐसे कर लो सॉल्व। मतलब सर 50 क्वेश्चंस अराउंड 200 क्वेश्चंस होंगे ना इसमें तो, मतलब बाकी क्वेश्चन पीडीएफ में होंगे मोस्टली, लास्ट में कर दिया होगा, तो ऐसे अपलोड करने को बोला था मैंने, अपलोड हो गया होगा। सर वो क्विज से इतना ये रहता है ना कि साथ के साथ एनालिसिस हो जाता है और फिर बाद में रिवाइज हो जाता है, तो सही रैंक भी पता चल जाती है। हाँ ना, तो वो set अभी तो रहता है। वही तो करवा रहे हैं, उसी में तो समझ आ रहा है। बाकी क्वेश्चंस अगर, चूंकि क्या हुआ ना कि 500 क्वेश्चन में 300 क्वेश्चन तक तो शायद अपलोड हो गया था क्विज में, बाकी जो बचे होंगे वो भी अपलोड करवा देंगे कुछ फॉर्म में, ठीक है, ठीक है सर। बट इतना तो कर लो पहले। हाँ और सर जैसे कि टेस्ट वगैरह रोज लगा रहे हैं, उसको अगर एनालिसिस भी कर रहे हैं, उसका उसके ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी सर जो अगर आज आप जो शुरू करने वाले हो आज से, वो करने की जरूरत है क्या फिर? क्योंकि उसमें तो पीवाईक्यूज और वही होंगे क्वेश्चंस। 20 सवाल, 30 सेकेंड ईच क्वेश्चन, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट दे करके एक बार रिवाइज हो जाएगा, कर लेने का। 10 मिनट तो हम ऐसे मजे मजे में कर लेना, तुमको मेडल मिलेगा वहां पे, पता है, वो उत्तर भारत रत्न मिलता है टेलीग्राम पे क्विज सॉल्व करने से, पता है ना? नहीं सर, मैंने कहीं किया नहीं।
हाँ, तो उसमें भारत रत्न मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा, ऐसे होते हैं मेडल। ठीक है, आ जाना 10 मिनट तय करके। और कोई सवाल मित्र? एनीवन एल्स? हो गया समाधान? क्या है युजवेंद्र तुम्हारा? युजवेंद्र तुमको मैंने कॉल करने के लिए बोला था ना, कर नहीं पाया मैं। तुमको करता हूँ भाई, पर्सनल मैसेज तुमने किया था ना मुझे, कर लेना कर लेना। क्या करूं, बात करना चाहता हूँ लेकिन रह जाता है, वो जोन में नहीं होता भाई। कर लेंगे। और कोई मित्र? एनीवन एल्स? कोई और? ठीक, उम्मीद है कि आपकी समस्या का संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा, और जो भी उत्तर मिला, जो भी समाधान मिला, वो आपको लगेगा उचित, और उसके अनुरूप आप अपनी तैयारी को व्यवस्थित कर पाएंगे, आचरण कर पाएंगे। अंत में फिर से कह रहा हूँ कि जब किसी का ब्रेकअप होता है ना सामान्य जीवन में भी, उसी उम्र में हो, तो उसमें दिक्कत क्या होती है, सबको पता होता है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, ठीक, ये संतोष देने के लिए, उसके बावजूद भी उसके बारे में चर्चा करते रहते। प्रिपरेशन में भी पता है ये गलत है, रेपिटेशन है, नहीं करना है, फिर भी वो करते हैं। ये मानव स्वभाव है। हमें पता होता है कुछ चीज़ें, जैसे मैं बहुत आलसी हूँ, और मुझे लगता है आलस अच्छी बात नहीं है, ठीक, फिर भी करता हूँ। तो मानव स्वभाव है कि वो पता होता है, उसको इन्फॉर्म्ड होता है, फिर भी वो करता है। तो खुद को थोड़ा नियंत्रित करो, मल्टीप्लिसिटी, मल्टी रिसोर्सेस बंद करो, 10 फुल लेंथ टेस्ट, 15 फुल लेंथ टेस्ट के फ्रॉड को नो कहो। टॉपिक वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन पूरी सिलेबस को कवर करके PYQ इंक्लूड करके आपको दिया जा रहा है, कर लो। बुकलेट अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बुकलेट पढ़ लो, पढ़ा है तो भी 70 पेज के बुकलेट करने में कितना समय लगेगा। अगर लेक्चर नहीं देखोगे तो 4 घंटे खाली रोज देने हैं, बाकी 4 घंटे तुम जो मर्जी पढ़ो, बट ये कर लो 4 घंटे। फिर भी अगर तुमको लगता है ये बकवास है तो छोड़ दो, ठीक है, जो करना है वो कर लो, फिर शिकायत मुझे मत करो, ठीक है ना। फिर तुम जानो, तुम्हारा पैर तुम्हारी कुल्हाड़ी, लेकिन फिर भी तुम्हें शुभकामनाएं, ठीक है। चलो चलते हैं।